फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो चलिए फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग, ताकि बाकी लोगों को भी इस प्रश्नों को जानने या फिर इसको पढ़ लेने का मौका मिले, ताकि वो लोग भी आने वाले पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। आज का जो प्रश्न है वो है, ऋतुस्राव क्यों होता है? अथवा इसी को पूछ सकते हैं कि आवर्त जो चक्र है उसका वर्णन करें। यानी हम लोग एक तरीके से कहें तो महिलाओं में जो मासिक चक्रण होता है, माहवारी जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्यों होता है या इसका वर्णन कर दें। तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे और लिखने का हमारा तरीका वही सेम रहने वाला है। हम ये बताएंगे कि यदि नारी शरीर में निषेचन नहीं हो तो अंड कोशिका लगभग क्या होती है, 1 दिन तक जीवित रहती है। उसके बाद क्या होगी, अंड कोशिका जो होगी वो नष्ट होना शुरू। अंडाशय हर महीने एक अंडा का मोचन करता है और निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी हर महीने तैयारी कर लेता है कि एक अंडा इस महीने आ सकता है। यानी गर्भाशय जो होता है वो हर महीने तैयार रहता है कि अगर अंडा निषेचित हुआ, प्रेगनेंसी हुआ तो गर्भधारण होगा, गर्भधारण होगा तो गर्भ में जगह चाहिए। तो गर्भाशय जो है ना वो हर महीने तैयार रहता है। गर्भाशय हर महीने तैयार रहता है गर्भ को धारण करने के लिए। इसीलिए इसकी अंतःभीति जो होती है वो मांसल स्पंजी जिसको कहते हैं हो जाती है। ठीक है, यह अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए क्या करती है, आवश्यक होती है। लेकिन निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो अब यह क्या करता है, इसीलिए यह परत धीरे धीरे टूट करके योनि मार्ग से रुधिर के रूप में और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। अंडा फूट के किस रूप में बाहर निकलता है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है अंडा बनना फिर नष्ट होना, और इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसकी अवधि 2 से 8 दिन भी मानी जाती है और मैक्सिमम टाइम कहा जाता है कि 2 से 5 दिन में रजोधर्म मासिक चक्र या फिर पीरियड्स भी इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग कह सकते हैं, इसका जो समय काल होता है 28 से 29 दिन पे ये रिपीटेड होता है। और इसके अलावा 2 से 5 दिन में क्लीन हो जाता है एक तरीके से। जो अंडा फूटता है, ब्लीडिंग होता है वो कंप्लीट रूप से। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में वृषण का क्या कार्य है, जब इसका आंसर देंगे हम लोग तो मानव में वृषण के कार्य को समझाने के लिए थोड़ा सा उस पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान देना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? तो वृषण में नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, और टेस्टोस्टेरोन एक जो है वो हार्मोन से क्या होता है, उत्पादन और श्रावण में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एकदम शॉर्टकट में 2 नंबर का पूछने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मानव वृषण के बाद जब अगले प्रश्न पे चलते हैं तो अगला प्रश्न आ जाता है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन का क्या लाभ है, ये बताना है। तो उत्तर लिखेंगे कि लैंगिक जनन निम्नलिखित कारणों से अलैंगिक जनन की अपेक्षा लाभकारी होता है। 2 रीजन देंगे, काम हो जाएगा। लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले जो नर युग्मक हैं, मादा युग्मक हैं, इनके निषेचन से लैंगिक जनन होता है, ये बताएंगे। अलैंगिक में ऐसा होता नहीं है, एक ही से बन जाता है। चूँकि ये 2 भिन्न भिन्न प्राणियों से प्राप्त होता है तो संतानों में विशेषताओं की विविधता को प्रकट करता है। यानी 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक, 2 अलग अलग प्रकार के जीन्स, 2 अलग अलग प्रकार के गुण, कैरेक्टर एक जगह मिलते हैं तो एक अलग प्रकार के संतान की उत्पत्ति होता है, यानी विविधता पाया जाता है। ये लाभ हो गया। दूसरा बताएंगे कि लैंगिक जनन से गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं। इसे विकासवाद भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से विविधता आया, विकासवाद की दिशा को नए आयाम प्राप्त होते हैं और इससे जीवों में श्रेष्ठ गुणों के उत्पन्न होने के अवसर बढ़ते हैं कि हर बार अच्छे गुण वाले संतानों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों में पूंछ दिखाई दिया करते थे। जो हम लोग कहानियाँ सुनते हैं साइंस की,
और आज के समय पूंछ नहीं है। इसका मतलब है कि जो पूर्वज थे हमारे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमेशा, ये चूँकि निषेचन की प्रक्रिया में विविधता नहीं आया होता, तो आज हमारा पूंछ दिखाई देता है पूर्वजों का, जो उस समय से आते हुए दिखाई दिया है। धीरे धीरे हटा, क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है उसमें विविधता पाई जाती है, तो धीरे धीरे पूंछ गायब हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, यदि कोई महिला कॉपर का प्रयोग कर रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा हो सकती है? जैसे पुरुष का बात करें तो पुरुष ने क्या किया, पुरुष ने कंडोम का उपयोग किया, पुरुष कंडोम का उपयोग किया तो उसका एक तरीके से एड्स जैसे अलग अलग बीमारियों से सुरक्षा हो गया। क्या स्त्री कॉपर टी का प्रयोग कर रही है? कल के वीडियो में इमेज इसका डाले थे, कॉपर टी कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है गर्भाशय में। ठीक है, तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा होगी? तो हम क्या बताएंगे कि अब ये देखिए, सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर के, ताकि आपको पता चले, पिछले वाले यानी जो 9 नंबर वीडियो है हम लोग का, 9वीं क्लास का वीडियो है, उसमें उस इमेज को डालें, उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कॉपर टी कैसे इंजेक्ट किया जाता है गर्भाशय में। अब उससे आपको पता चला कि किसी भी अवस्था में महिला यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुरुषों से अगर एड्स जैसी बीमारियां जा रही हैं तो वो तो स्पर्म के द्वारा जा रहा है, शारीरिक संबंध के द्वारा जा रहा है। कॉपर टी केवल निषेचन को रोकता है, बीमारियों को नहीं रोकता है। कॉपर टी के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, कॉपर टी इसका नाम रखने का ये वजह था कि एक तो ये कॉपर का बना था, और कॉपर के बनने के साथ साथ ये कॉपर का बना, और कॉपर के साथ साथ बनने के एक और रीज़न था कि इसका जो आकार था कॉपर टी का, वो टी साइज का था। और उसका सही आकार देखिएगा तो उसका सही आकार आप लोगों को पता चलेगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, टेढ़ा। इसीलिए ये टी के शेप में बना था गर्भाशय में, छोड़ने पे इसका साइज जो बनाया गया था टी के आकार का, इसलिए कॉपर टी इसका नाम कॉपर धातु का बना होता है। कॉपर जो होता है वो रिएक्शन करके स्पर्म को कहीं ना कहीं एक तरीके से नष्ट कर देता है, निषेचन की प्रक्रिया को, और इसका जो आकार होता है टी आकार का, इसीलिए इसको कॉपर टी नाम दिया गया। ठीक है, कॉपर टी क्यों नाम रखा गया ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।